सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार। आरती जी, आपको भी मेरा नमस्कार। नेहा, आपको और सारे सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। तो आरती जी, क्या बात है, आज आपको ठंड लग रही है कि गर्मी लग रही है? मुझे तो इस समय अब सही लग रहा है। बाहर थी तो ऐसा गर्मी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस सर में दर्द होने लगा एकदम से, बहुत ज्यादा पसीने से तर। मैंने कहा कि अब यहाँ से जल्दी से भागने वाला है। बाहर निकला ही नहीं जा रहा बिल्कुल। सर्दी और गर्मी दोनों मिलके एक अलग सा अनुभव हो गया ना, क्योंकि गर्मी है बाहर आमतौर पर सभी जगह, और उसके बाद सभी चाहते हैं कि ठंडी जगह पर रहें, ठंडी ठंडी चीजें खाएं पिएं, और फिर उसके बाद वापस धूप में जाते हैं। इस तरह से सर्द गर्म हो जा रहा है बहुत से लोगों को। सही बात है, लेकिन क्या करें, निकलना पड़ता है। अगर काम है, आपको कहीं जाना है तो आपको निकलना ही पड़ेगा। बस आपको थोड़ी सी सावधानी लेके चलना चाहिए। थोड़ा पानी की बोतल आपके पास होनी ही चाहिए हर हालत में। थोड़ा सा नींबू पानी हो तो ज्यादा अच्छा उसके अंदर, है ना, एकदम से ताजगी आ जाएगी, ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं। कह सकते नहीं, अब बाहर निकलना ही है तो पूरी तैयारी के साथ निकलना पड़ेगा ना। सूरज से लड़ने की तैयारी करेंगे तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आज के कार्यक्रम की क्या तैयारियां हैं हमारे पास, बता देते हैं अपने श्रोताओं को। मालूम था नेहा तुम ये बात कहने वाली हो। जी। तो आज हम बात करेंगे व्यवहार से जीते विश्वास। किस तरीके से आप अपना व्यवहार रख सकते हैं जिसके जरिए हम लोगों का विश्वास, अपने जानने वाले जो या और जो भी नहीं है, जिनसे हम पहली बार मिल रहे हैं, उनका भी हम विश्वास जीत सकते हैं, और उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम चाहेंगे कि जो हमारे श्रोता हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो भी अपने विचार साझा करें हमसे। और साथ ही हम बात करेंगे आज मुहावरों की दुनिया में 2.5 दिन की बादशाहत। तो इस पर भी विचार साझा करेंगे हमारे दोस्त, और साथ ही साथ हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत यात्रा के मजेदार अनुभव आप साझा कीजिए। यहाँ तक कि कुछ तो अनुभव आना भी शुरू हो गए हमारे पास। और इसके अलावा सखी विशेष में आज बात होगी गजल अलग की, जो मामा अर्थ की सह संस्थापक हैं। जी हाँ, और आज विशेष दिन है, एक डॉक्टर अंबेडकर जी की आज जयंती है, तो उस पे हम बात करेंगे। जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है, और भारत के संविधान के मुख्य रचनाकारों में से एक रहे हैं भीमराव अंबेडकर जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री के रूप में उन्हें पहचानते हैं हम। भारत की गणराज्य की संपूर्ण अवधारणा के निर्माण में उनका योगदान अमूल्य है, और देश के प्रति भी उनका जो योगदान है उसे सम्मान देने के लिए ही प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को उनके जन्मदिन के दिन हम ये जयंती मनाते हैं। जी हाँ, और अंबेडकर विधि एवं अर्थशास्त्र के विलक्षण विद्यार्थी भी थे और व्यवहारिक विद्वान थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दोनों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उन्होंने उपाधि प्राप्त करी थी, और उन्होंने अर्थशास्त्र में अपनी गहरी समझ का उपयोग भारत को पुरातन मान्यताओं और विचारों से मुक्त कराने के लिए किया था, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक थी, जिसकी वजह से बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। तो उन विचारों को से मुक्त कराने का काम किया उन्होंने। तो सामाजिक बदलाव तो वो ला ही रहे हैं, और बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पूरे देश में मनाई जाती है। उन्होंने विशेषकर महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, श्रमिकों के लिए काफी संघर्ष किया। डॉक्टर BR अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में की, और शिक्षा की आवश्यकता को फैलाने और निम्न आय वर्ग की आर्थिक स्थिति को समृद्ध करने के लिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो एक तरह से जो भी सभी तबकों को समाज में जो रहे, पहले के जमाने के हिसाब से अगर हम माने तो बहुत अलग अलग तरह से तबके बटे हुए थे, जिनकी जो सुविधाएं थी वो अलग अलग तरह से बटी हुई थी। तो इन सबको एक समानता का भाव और भेदभाव दूर करने का काम किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, और हमारे संविधान का निर्माण किया। जी, तो इतना बड़ा योगदान है, जिसके जो आज जिस तरह से लोकतंत्र हमारा है, वो लोकतंत्र संविधान पे टिका हुआ है। तो किस तरीके से उन्होंने उसको बनाया और हमारे देशवासियों को इतना बड़ा उपहार दिया, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत नमन करते हैं। जी, और जहाँ तक मुझे इस बारे में पता है, जो जानकारी है, उस तरह से उन्होंने पूरा हाथों से वो संविधान लिखा, दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी उसका अनुवाद किया पूरा, जो कि इतनी बड़ी संविधान की हमारी पुस्तक है, हम देखते हैं, और उसको पूरी तरह से अपने हाथों से लिखना और उसके बारे में सोच कर लिखना पड़ता है। वो सारी चीजें किस तरह से उन्होंने विचार की होगी, किस तरह से उन्होंने सोचा होगा, हर तबके को लेके, महिला पुरुष ही नहीं, जातियों को, हर चीज को लेके किस तरह से उन्होंने उस पे विचार अपने रखे, और किस तरह सबको एक समान अधिकार दिए। तो बहुत ही उनको श्रद्धांजलि देते हैं उनको। जी, और हमारे साथियों ने भी कुछ लिख भेजा है, कहते हैं कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। उनकी जयंती पर उन्हें शत नमन। उन्होंने हमारे देश के संविधान को बनाने में बहुत मदद की, इसलिए उन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। उन्हें कई सारे उपदेश भी थे उनके, और उनके उपदेशों को अगर हम जीवन में, वास्तविक जीवन में अगर हम उतारते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान तैयार करने से पहले दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का बारीकी से अध्ययन किया था, ताकि भारतीय परिस्थितियों के लिए सबसे बेहतर प्रावधान चुने जा सके। और
और ये डॉक्टर अंबेडकर की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज भारतीय संविधान दुनिया के सबसे सशक्त और जीवंत दस्तावेजों में से एक माना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम नमन कर रहे हैं आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए, और यूं भी अपने पूरे जीवन में हमारे पास बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब हम ये सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं कि कितना उन्होंने विचार किया और किस तरह से सबके जीवन को बदलने के लिए उन्होंने काम किया। तो एक बार फिर से हम उन्हें नमन करते हैं जी। और आज एक पर्व भी है जी, एक नहीं कई पर्व हैं कह सकते हैं जी। और बैसाखी का पर्व है जो खुशियों का एकदम समझ लीजिए, खुशी कहाँ से आती है जब हम कुछ अच्छा खाते हैं और वो उगता है, जो उगाते हैं किसान, उनके लिए हमें बहुत ज्यादा समझ लीजिए उनका उपकार मानना चाहिए कि वो इस तरह से पूरी मेहनत करके उस अनाज को उगाते हैं। तो ये फसल काटने का भी दिन मनाया जाता है बैसाखी का दिन। तो फसलों का त्योहार है बैसाखी, और कहीं बिहू के रूप में मनाया जाता है, कहीं हमारे साथियों ने बहुत सी अलग अलग नाम बताए, क्योंकि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, लेकिन सबका एक मूल है, कह सकते हैं सबकी एक जड़ है, वो है फसल, जो उन सबको जोड़े रखती है। तो इस त्योहार की हम सभी को, जो अलग अलग त्योहार हैं, उन सभी के लिए सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। बिल्कुल। और बधाई कैसे देते हैं? गीत के जरिए ना। हाँ, इसमें तो गीत होना ही चाहिए। चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बदंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया। तन के गोरिये चले क्यों तन तन के, जाए कहाँ तू बन ठन के। लट चली वो पलक मारने रपट लिखवाने के दिल मेरा, बच्चे हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मौतियों वाली के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया।
भारती जी ऐसे दिल ले जाते हैं जब इस तरह के गीत होते हैं जो बड़े मस्ती भरे होते हैं, झूमने पे मजबूर कर देते हैं ना। ऐसा लगता है कि वो जो उत्सव का माहौल है वो किसी तरह से यहाँ पर आ गया, ऐसा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि ना देखो उत्सव क्या होते हैं ना कि हमें एकदम ऐसा फील कराते हैं ना कि हम एक कैसी, अगर कोई बहुत ज्यादा उदास बैठा हो है ना, लेकिन पता चले कि हाँ, लेकिन जब सोचते हैं ना कि यार त्योहार आने वाला है, तो त्योहार के आने की ही खुशी ऐसी हो जाती है ना कि हम उसमें अवसाद से निकल के बस त्योहार की तैयारी में जुट जाते हैं। और ये त्योहार तो फिर वैसे भी फसलों का त्योहार है। हाँ, फसलों का त्योहार है, अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो इस तरह से, और एक और खुशी जब हमें होती है इस वक्त, उस समय होती है जब हम किसी चीज को करना चाहते हैं, कोई लक्ष्य हमने बनाया और उस लक्ष्य पर हम जब उसको प्राप्त कर लेते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि हर चीज में बड़ी मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं होता, नाम ऐसे ही नहीं होता। जैसे कि बच्चों का एग्जाम ही समझ लीजिए, वो जब एग्जाम दे चुके होते हैं ना, पढ़ाई कर चुके, अपने एग्जाम दे चुके, उसके बाद जब उनको रिजल्ट मिलता है ना, उनको जो उन्होंने किया, इतना मेहनत करी, उसका जो फल मिलता है, तो वो जो खुशी होती है ना, तो फिर समझ लो वो सारी उनकी मेहनत वसूल हो जाती है। बिल्कुल, और चौथी पांचवी तक तो माता पिता की भी मेहनत वसूल हो जाती है। सही बात है, उनको ज्यादा खुशी होती है, पूरा टाइम लगना पड़ता है उसमें साथ, और उनकी परीक्षा ज्यादा रहती है इनसे ज्यादा, क्योंकि बच्चों का रहता है ना कि वो तो अपने खेल कूद में अपना समय निकाल देंगे, उनको इतना सीरियस नहीं होते पढ़ाई को लेके वो, कि हाँ चलो ठीक है एग्जाम है तो ठीक है, लेकिन माता पिता के रहता है ना कि अरे मुझे तैयारी करानी है, नहीं तो एग्जाम में उतने मार्क्स नहीं आएंगे, तो वो सारा हेडेक उनका होता है, वो सारी उनको परेशानियां उनकी होती हैं कि भैया हमें कैसे भी करके पढ़ाना है, जबकि बच्चों का रहता है कि मैं बस जल्दी से पढूं और खेलने निकल जाऊं, जल्दी से खत्म हो जाए ये सारी परीक्षाएं और उसके बाद वो खेलें। तो बहुत से बच्चों की तो परीक्षाएं खत्म हो चुकी है, वो सब मस्ती के माहौल में आ चुके हैं और अभी उन्हें कोई चिंता नहीं कि परिणाम क्या होगा। बिल्कुल, अब होनी भी नहीं चाहिए, आप कह भी नहीं सकते कि आप किताबों की तरफ देख लीजिए, अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, अभी तो सिर्फ वो खेलते ही रहेंगे। और ये तो है, लेकिन एक माता पिता की चिंता भी इसलिए जायज होती कि वो चाहते कि उनका बच्चा एक अच्छा भविष्य बना ले, कुछ बन जाए, अपना नाम करे, और कहीं ना कहीं कुछ सफलता कैसे मिले उसे, इस विषय में हमारे जो परिजन होते हैं वो सोचते हैं बच्चों के लिए आमतौर पर। क्योंकि आजकल जो रहता है ना कि आजकल कि आपके मार्क्स कितने आए, इस चीज के ऊपर हो गया ना ज्यादातर, तो इतना बच्चों को भी इतना टेंशन रहता है इसी वजह से कि भाई हम कैसे भी करके हमें मार्क्स इतने लाने, छोटे छोटे बच्चों को टेंशन है कि हमारे उतने मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा। तो इस चीज से निकलना जरूरी है, आप बचपन को थोड़ा सा एंजॉय करने दीजिए, बच्चों को थोड़ा आनंद उठाने दीजिए, वो जरूरी भी है। तो इसलिए तो आकाशवाणी से समय समय पर इस तरह के कई कार्यक्रम भी आते हैं जिनमें बताया जाता है कि किस तरह से बच्चों को अपने परीक्षा का बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, तो भी दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं करता, जो आता रहता है वो भूल जाते हैं कई बार। तो इस तरह से माता पिता को भी किस तरह से थोड़ा शांत भाव से लेना चाहिए, जितना आप शांति से पढ़ेंगे, बिल्कुल जितना आप शांति से पढ़ेंगे ना उतना आपको अच्छे से याद होगा, जितना आप घबराहट के साथ पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल याद नहीं होने वाला फिर। और बीच बीच में ब्रेक भी लेते रहना चाहिए, जैसे हम कार्यक्रम में लेने वाले हैं अंतराल का समय हो गया है। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। तो भाई सहेली की एक बात करने वाले हैं, सखी विशेष में हम, जिन्होंने कुछ, हम कह रहे थे ना परीक्षाओं की ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अपना एक लक्ष्य अगर हम बना लेते हैं और उसे पाने के लिए हम उस तरफ बढ़ते रहते हैं बिना ये परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे या क्या होगा, ये हम सफल होंगे भी कि नहीं। तो जब ये सोच जब हमारे मन से निकल जाते हैं कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे, तो जब ये तो उस समय ना हम पूरी मन लगा के काम करते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है कि क्या चीज होने वाली है, बस हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, वहां तक ये हो जाता है। तो ऐसा ही कार्य किया गजल अलग ने, और इनकी कहानी महज व्यवसायिक सफलता की कहानी नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि बचपन से ही रचनात्मकता, जिज्ञासा और दूरदृष्टि कैसे रखी जाती है ये भी हमें इनकी कहानी से पता चलता है, क्योंकि वो रंगों, डिजाइन और नई सोच से आकर्षित थी। गजल अलग स्केचबुक, रंग और तरह तरह की आकृतियों के साथ अलग अलग प्रयोग करती रही, बचपन से ही उन्हें ये सब बहुत पसंद था।
और उनकी रचनात्मकता जो थी वो महज एक कोई शौक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कौशल था जिसने वर्षों बाद उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण को आकार दिया था। और गजल का जन्म 2 सितंबर 1988 को चंडीगढ़ में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गुड़गांव हरियाणा से पूरी की और 10वीं कक्षा तक उनकी पढ़ाई अच्छी रही, लेकिन +2 में नॉन मेडिकल चुनने के बाद हालात थोड़े बदल गए। और पहली बार असफलता का उन्हें सामना करना पड़ा गणित की परीक्षा में, जब वो बहुत ही मुश्किल से ही बहुत कम अंकों से पास हुई। और इसके बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस में रुचि दिखाई, अच्छा प्रदर्शन किया और हर मध्यम वर्गीय परिवार की तरह गजल को भी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कई प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारियों के लिए वो जुट गई। पर उन्हें जल्दी ही लग गया कि रास्ता उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो जो करना चाहती हैं वो बिल्कुल अलग चीज वो करना चाहती हैं। और फिर उन्होंने साहस दिखाते हुए अपने माता पिता को बताया कि वो इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी नहीं करेंगी। और जब माता पिता का साथ उन्हें मिला तो उन्होंने उनकी बात समझी और उनका साथ देना उन्होंने ये होना भी चाहिए कि देखना चाहिए कि जरूरी नहीं हर बच्चा हर उस विषय में तेज हो, उसकी जहां पे उसका इंटरेस्ट हो, जहां उसकी दिलचस्पी हो, उसको वहां पे आगे बढ़ाना चाहिए। तो उनके माता पिता ने ये समझदारी का काम किया, लेकिन उनके माता पिता की सलाह के साथ एक शर्त भी थी कि अगर गजल कोई अलग रास्ता चुनना चाहती थी तो उसे खुद उस पर चलना सीखना होगा। स्नातक की पढ़ाई के दौरान उन्होंने 5,000 रुपए के वजीफे पर इंटर्नशिप की। उनके माता पिता का समर्थन केवल पसंद की स्वतंत्रता देने और जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता के मूल्यों को स्थापित करने तक ही सीमित नहीं था। और बाद में इसने उनके उद्यमशीलता के सफर में उनकी मदद भी की। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और स्नातक पूरा होने से पहले ही नौकरी भी हासिल कर ली। और उन्होंने न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ आर्ट्स में ललित कला में भी डिग्री प्राप्त की थी। और 2008 में गजल ने NIIT लिमिटेड में 2 साल तक कॉर्पोरेट ट्रेनर के रूप में काम किया। और जब वो काम कर रही थी तो उन्होंने कई IIT कंपनी के प्रबंधकों और इंजीनियरों को SQL J2ME और ओरेकल में प्रशिक्षित किया। इसके बाद उनकी जिंदगी में वरुण अलग आए और इन्होंने शादी कर ली और नौकरी के सिलसिले में दोनों फिलीपींस चले गए और कुछ असफलताओं का सामना उन्हें करना ही पड़ा और बाद में वो भारत लौट आए। तो जब वो वापस आए तो उनके एक बच्चा हुआ और उसका उन्होंने स्वागत किया। हालांकि बच्चे को त्वचा की बीमारी होने का पता जब चला तो उनकी खुशी चिंता में बदल गई, क्योंकि कोमल त्वचा पर जो उत्पाद लगाए गए उससे चकत्ते और बेचैनी सी होने लगी बच्चे को, जिससे गजल को अपने बच्चे की मदद ना करने पाने का अपराध बोध होने लगा। उन्हें लगा कि बच्चे की वो ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही। बिल्कुल, जो उनके प्रोडक्ट यूज करे थे, जो उत्पाद उन्होंने यूज कर उपयोग किए थे, उससे उसको परेशानी होने लगी थी। उन्होंने डॉक्टर्स और दोस्तों और नए माता पिताओं से बात की और पाया कि कई लोग इसी समस्या का सामना कर रहे थे। और माता पिता के इस संकट भरे समय में ही मामाअर्थ की नींव पड़ी। वो पहले भारत के बाहर से उत्पाद मंगवाती थी। बच्चे की स्वास्थ्य समस्याओं ने उनके जीवन में बदलाव की प्रेरणा दी थी। और अपने पति के साथ वो ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे दोस्तों के साथ वो मिली और उन्होंने शिशुओं के लिए जो सुरक्षित और सौम्य उत्पाद हो ये बनाने का उन्होंने बीड़ा उठाया और विभिन्न सामग्रियों और उत्पादों के बारे में पढ़ना शुरू किया। जो जहरीले टाइप के ना, मतलब बहुत ज्यादा केमिकल वाली चीजें ना हो शिशु देखभाल उत्पादों में, उनके बाजार में थोड़ी कमी उन्हें लगी। तो उन्होंने इसकी कमी को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया और एक प्रेरणा में बदल गई उनका ये संकल्प। और आखिरकार सितंबर 2016 में उन्होंने शिशुओं के लिए 6 उत्पाद लॉन्च किए। गजल को अपने साथियों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि खुद में भी उन्हें ये बार बार लगता था कि लोग भी बार बार सवाल उठाते थे कि अपने बच्चे से ज्यादा वो अपने व्यवसाय को क्यों प्राथमिकता दे रही हैं। लेकिन उनके पति और वो दोनों ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया और आगे बढ़ते गए। बिल्कुल, और इन कठिनाइयों ने हर बच्चे और उनके माता पिता के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता को प्राथमिकता देने वाला एक ब्रांड बनाने में उनके दृढ़ संकल्प को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। और उन्होंने मातृत्व और व्यवसाय दोनों को कुशलता पूर्वक संभाला और ये साबित कर दिया कि एक माँ जो है वो सब कुछ कर सकती है। एक महिला होने के नाते गजल को व्यावसायिक जगत में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी क्षमता और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। और उनका मानना है कि सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता, बल्कि बाधाओं, चुनौतियों और अथक परिश्रम से भरी एक यात्रा होती है। वो स्वीकार करती हैं कि एक सफल महिला के सफर में अक्सर प्रशंसा से कहीं अधिक आलोचनाएं होती हैं। क्योंकि महिलाओं को लेकर बहुत सी बातें होती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसलिए सवाल भी उस तरह के कई बार उठते हैं। हालांकि गजल जरूरत पड़ने पर मदद लेने और परिवार के सहयोग के महत्व पर बल देती हैं। गजल का व्यवहारिक दृष्टिकोण और गुणवत्ता के प्रति समर्पण मामाअर्थ की सफलता के प्रमुख तत्व रहे हैं। फोर्ब्स के सबसे सफल महिला उद्यमियों की सूची में भी उनका नाम शामिल है। और जब हम बातें करते हैं इस तरह से तो बहुत सारी चीजें एक साथ गुथ कर जब आती हैं तो भी आगे अगर हम बढ़ते जाते हैं बिना इसके बारे में सोचे
तो कुछ हम हासिल कर पाते हैं। क्योंकि जब इस तरह के सवाल उन पर हो रहे हैं कि आप बच्चे का ख्याल पहले क्यों नहीं रख रही हैं, तो असल में तो वो उनका ख्याल कर रही हैं और साथ में बाकी जो बच्चे हैं उनका भी ख्याल रखना चाह रही हैं। लेकिन इस रास्ते में बहुत सी चुनौतियां हैं जिनका सामना उन्होंने किया और आज एक सफल महिला के रूप में चुनौतियों से डर के भागे नहीं, ना ही बैठ गई, उन्होंने चुनौतियों का सामना भी किया और साथ ही आलोचनाओं को भी उन्होंने पॉजिटिव तरीके से लिया, जिसकी वजह से उन्होंने आज इतना अच्छा मुकाम हासिल किया अपने। और एक बड़ा जो इसमें सीख हमें मिलती कि परिवार का साथ उनके साथ हमेशा रहा। बहुत जरूरी। तो परिवार अगर हमारा साथ देता है तो बाहर क्या क्या आलोचनाएं हमें मिलती हैं, ये सब सोचकर हम जब अपने घर परिवार में आते हैं और उस वक्त हमें सुरक्षित वातावरण मिलता है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। और अभी इस समय है हम कर सकते हैं, गीत सुना सकते हैं। हाँ। सुन ए बहारे हुस्न मुझे तुमसे प्यार है, सुन ए बहारे हुस्न मुझे तुमसे प्यार है। मुझे एतबार है, हाँ जरूर होगा मुझे एतबार है। कहूँ सनम जो मेरे दिल का हाल है, मैं क्या कहूँ सनम जो मेरे दिल का हाल है। दिन रात मैं हूँ और तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारा ख्याल है। तुम दूर जब नहीं हो तो मैं बेकरार हूँ, तुम पास जब नहीं तो मुझे इंतजार है। हाँ हाँ जरूर होगा मुझे एतबार मुझे तुमसे प्यार है। हाँ हाँ जरूर होगा मुझे एतबार है। और हमको पूरा एतबार है कि हमारे श्रोता जो कमेंट्स लिख रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स उन्होंने भेजना शुरू कर दिया है और उन्हें हम शामिल करने वाले हैं कार्यक्रम में। लेकिन पहले हम बात करेंगे व्यवहार से जीतें विश्वास। किस तरीके से हम अपना व्यवहार रख सकते हैं जिससे कि हम दूसरों का विश्वास जीत सकते हैं। तो जीवन में सफलता पाना, किसी ऊंचे पद पर पहुंचना या किसी की क्षेत्र में भी शीर्ष पर पहुंचना एक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन उस ऊंचाई पर बने रहना एक कला है। और अक्सर लोग सफलता के शिखर पर पहुंचकर अपना संतुलन खो बैठते हैं और अपनी सफलता को, अपनी ऊंचाई को गंवा देते हैं।
जी, क्योंकि आप इस एक स्थान पर अगर पहुंच गए हैं तो वहां पर मेंटेन करना बहुत जरूरी है और आपको वहां बने रहने के लिए ऊंचाई पर जब आप होते हैं तो जिम्मेदारी और मानसिक दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि अच्छा व्यवहार, विनम्रता और धैर्य ही हमें लोगों से जोड़े रख सकता है। और क्योंकि जब आप ऊंचाई पर है तो लोग आपकी ओर देख रहे हैं और आपकी ओर देख रहे हैं तो आपकी हर गलतियों को देखेंगे, आपके हर व्यवहार को वो देखेंगे। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लोग तेजी से कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचते हैं, लेकिन गलत व्यवहार आ जाता है या अहंकार आ जाता है और इसके कारण ही वो तुरंत नीचे भी आ जाते हैं, उस ऊंचाई पर बने नहीं रह पाते। बिल्कुल, ये सही है कि ज्ञान हमें ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन केवल हमारा व्यवहार ही हमें उस ऊंचाई पर स्थिरता देता है। विशेषकर जब हम किसी ऊंचे पद पर हों तो दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार ही हमारे दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को निर्धारित करता है कि हम किस तरह से किसी को प्रभावित कर पाते हैं। और साथ ही व्यवहार जो है वो व्यक्ति के संस्कारों और सोच का प्रतिबिंब होता है। जब कोई व्यक्ति विनम्र, सहनशील और सकारात्मक व्यवहार करता है तो वो दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। ऐसा व्यक्ति केवल अपने काम से ही नहीं बल्कि अपने आचरण से भी मान पाता है कि अगर वो चला भी जाए तो भी उसको बहुत अच्छे से याद करते हैं लोग। बल्कि लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो घमंडी होते हैं या कठोर स्वभाव के होते हैं, तो फिर लोगों को लगता है कि इनसे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, दूर ही रहो भाई इनसे। और धीरे धीरे उनकी स्थिति कमजोर होने लगती है, क्योंकि आप अगर ऊंचाई पर हैं तो आपको बहुत से सहयोग की भी आवश्यकता है। और अब जब आप ऊंचाई पर हैं तो व्यवहार को संतुलित अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपसे लोग दूर होने लगते हैं और फिर आपकी जो ऊंचाई है वो बने रहने के लिए भी तो लोगों की जरूरत है। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सफलता जैसे ही आती है तो लोगों के मन में अहंकार आ जाता है और इसकी वजह से अक्सर हमने देखा है कि जो सफल व्यक्ति होते हैं वो सफलता के उस पायदान से जल्द ही नीचे उतरने लगते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सफलता के बावजूद भी सरल हो, विनम्र हो, तो वो अपनी उपलब्धियों को सुरक्षित भी रखता और आगे बढ़ता भी जाता है। बिल्कुल, और जितने आप विनम्र होंगे ना उतने ही ज्यादा लोगों को के आप करीब होंगे, चाहे आप कितनी बड़ी पद पे क्यों ना पहुंचे। कहते हैं ना, जो जितना ज्यादा पेड़ जो होता है वो फलों से लदा होता है, वो उतना ही झुका भी हुआ होता है। तो आप उस तरीके से अगर बनेंगे कि भाई दूसरों के प्रति सम्मान, ये नहीं कि हम अगर हमसे छोटा है, हमसे जूनियर है तो उसका सम्मान ना करें, क्योंकि सम्मान हर इंसान का होता है, चाहे वो कैसा भी कुछ भी काम क्यों ना कर रहा हो। तो एक इंसान होने का उसे सम्मान मिलना जरूरी है। तो अगर आप वो देते हैं तो आपका भी सम्मान जो है वो दूसरे के नजरों में, उसके दिल में हमेशा बना रहेगा। हाँ, क्योंकि अगर आप आगे बढ़े, आपके अंदर प्रतिभा है तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर आपको किसी का सहयोग नहीं मिलेगा, कोई समर्थन आपको नहीं, कोई व्यक्ति नहीं होंगे आपके आसपास जिनसे आप बातें कर सकें, या हमारा व्यवहार जब अच्छा होता है तो ही लोग हमारे साथ काम करना पसंद करते हैं। अगर आप एक बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं लेकिन वहां पर कोई व्यक्ति आपके साथ काम करने तक को तैयार नहीं है तो किस तरह से आप उस जगह पर बने रह सकते हैं। और कहते हैं भी ना कि सफलता प्राप्त करना एक यात्रा है, लेकिन उस सफलता को बनाए रखना एक कला है और ये कलाकारी एक अच्छे व्यवहार से हम सीख सकते हैं। और अगर हमारा आचरण हमेशा सकारात्मक रहेगा, विनम्र रहेगा और संतुलित रहेगा तो कोई भी ऊंचाई हमें डिगा नहीं सकती। हम कहीं भी पहुंच जाएं, हमारे मन में उस तरह का अहंकार ही नहीं आएगा जिससे हम किसी को अपने से नीचा माने या ऐसे सोचे कि इनसे हमें इस तरह के अच्छा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। तो ये विचार आते ही मन में आप अपने आप को पतन की ओर ले जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, नए नक्षत्रों में प्रतिभा की बीज बोलें किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही ना जमे, कोई कांटा ना चुभे, कोई कली ना खिले, ना वसंत हो ना पतझड़, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलापन का सन्नाटा। तो हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। कहते ना एक ये पंक्तियां, तो इस तरीके का इंसान को होना चाहिए कि वो दूसरों के बीच में, दूसरों के दिलों में रह सके, ना कि सिर्फ एक पद पे कुछ समय के लिए रह सके। क्योंकि एक पद जो आपको मिला है वो कुछ समय के लिए होता है, या आप कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में, आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए हैं तो वो कोई भी कितनी भी ऊंचाई हो हमेशा नहीं रहती है। तो हमेशा हमें ये सोच कर काम करना चाहिए कि नहीं, हमें लोगों के दिलों में जगह बनानी है, ना कि किसी ऐसी जगह पे। तो अब लोगों के दिलों में जगह बनानी है, इस विषय पर आप थोड़ा सोचिए, तब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और सखी सहेली में अब एक गीत सुनवा दें इससे पहले बिल्कुल बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। मिटा ना सकेगी जिसे अब खुदा भी, जला ना सकेंगी जिसे बिजलियाँ भी, मुहाबत का वो आशियाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हम जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हम। जहाँ से मुहब्बत की राहें मिली है, वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं, न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हम। तो क्या पा लिया है आपने, बताइए। कमेंट्स में बहुत सारी चीजें पा बिल्कुल ली बिल्कुल, हमने। व्यवहार से तो सब कुछ पा लेता है इंसान। हाँ। अगर व्यवहार अच्छा है तो आप सब और कुछ हमारे पा सकते साथियों ने हैं। भी व्यवहार से संबंधित बहुत सी बातें लिखी, बहुत से कमेंट लिखे हैं। लेकिन फिलहाल हम 2.5 दिन की बादशाहत मुहावरे पर जो उनके विचार हैं उस पर बात करने वाले हैं, है ना? अच्छा, बिल्कुल। तो 2.5 दिन की बादशाहत के बारे में एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 2.5 दिन की बादशाहत क्या खूब कहानी है, आया था जो शान से जाना भी अनजाना है, कल तक था वो सरताज, यहाँ सब उसके दीवाने थे, आज वही तन्हा खड़ा है, बदले सब अफसाने हैं, चमक दमक के इस जग में कुछ भी स्थायी नहीं, जो आज मिला है हाथों में कल उसका साया भी नहीं। यानी कि कुछ समय की चीजें हैं, बस कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी, उसी तरीके की 2.5 दिन की बादशाह। मुहावरे एक है, उसको तरह तरह से आप बोल सकते हैं, तरह तरह से बोला गया, और सबके पीछे कोई ना कोई कहानी भी है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि इसका मतलब होता है बहुत ही कम समय के लिए मिली ताकत, पद या सत्ता जो जल्दी खत्म हो जाती है। जब कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए बहुत ताकतवर या बड़ा बन जाए लेकिन वो स्थिति ज्यादा दिन टिके नहीं, तब कहते हैं 2.5 दिन की बादशाहत। उदाहरण दिया है उन्होंने, कुछ दिनों के लिए नई नौकरी मिली और घमंड करने लग गया, लेकिन जल्दी निकाल दिया गया, 2.5 दिन की बादशाहत निकली। ये मुहावरा हमें सिखाता है अस्थायी सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि वो
टिकती नहीं है। बिल्कुल। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि ना करें गुमान कुछ तू यहाँ की झूठी हर रवायत है, 2.5 दिन की बादशाहत है, महल आज बना रहा खंडहर भी बने यहीं, ना रख तू बैर ना निभा यहाँ कोई बगावत है, 2.5 दिन की बादशाहत। मतलब आप लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से मन मुटाव करके, हाँ। कितना सब चीजें करके इतना सारा बटोर लेते हैं अपने दिमाग में टेंशन, उसका कोई मतलब नहीं है, जबकि कुछ नहीं, बहुत समय तक रहने वाली चीजें नहीं होती हैं ये कह सकते हैं इसको जीवन के साथ भी अगर हम जोड़ें तो किसी को पता नहीं कि जीवन अनिश्चित है, तो कितने दिन का है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से जिए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि इस मुहावरे का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति के पास बहुत छोटा दिन के लिए कुछ करने की शक्ति है और बहुत झड़ रहा है ना, हमने तो भाई इतने दिन में हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बहुत ज्यादा झड़ रहा है, बहुत ज्यादा बखान कर रहा है उसका, जबकि उसके पास कुछ करने के लिए दिन नहीं है। इस मुहावरे का अर्थ है ऐसा हमारी जिंदगी में कितनी बार होता है कि लोगों के पास करने को कुछ नहीं होता, बहुत कम दिन के लिए कुछ होता है, लेकिन इसी में वो काफी झाड़ लेते हैं, अपना राग जमा देते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। बिल्कुल। तो जो आपका समय है जिसमें आप अच्छे किसी अच्छे समय को निकाल रहे हैं, तो अच्छे समय को निकालिए और उसमें आप घमंड मत करिए, अहंकार मत पालिए अपने मन में, इसका यही मतलब है। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इसी तरह से उन्होंने भी लिखा है कि कुछ दिनों का आनंद, क्षणिक सुख या अस्थायी शासन, इसको कहा जाता है। और ये अक्सर ऐसे मौकों के लिए प्रयोग होता है जब किसी को अचानक कुछ समय के लिए बड़ी शक्ति या सुख मिल जाए, और उस स्थिति को भी दर्शाता है जब कोई व्यक्ति अल्पकाल के लिए यानी थोड़े से समय के लिए ऐश्वर्य भोगता है, यानी कि खूब अच्छे अच्छे चीजों को उसको मिलती है, सफलता मिलती है या ऊंचे पद पर रहता है। और जैसे कि मैनेजर के बाहर जाने पर मोहन को ऑफिस में 2.5 दिन की बादशाहत मिल गई है, उन्होंने वाक्य प्रयोग भी कर दिया है। ये ऐसा लगता है ना स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। वाक्य प्रयोग करो चलो। तो इस मुहावरे का जो प्रयोग है वो अक्सर जीवन की अनिश्चितता और भौतिक सुखों के क्षणभंगुर होने को रेखांकित करने के लिए किया जाता है। और हमारे एक साथी ने कुछ एक कहानी इसके पीछे लिखी है। 2.5 दिन की बादशाहत यानी 2.5 दिन की हुकूमत, मतलब निश्चित दिन के लिए खूब ऐश्वर्य भोगना, कम समय के लिए अधिकार मिलना। जैसे हुमायूं ने निजाम बिस्ती को 1 दिन का बादशाह बनाया था, जिसने बादशाह हुमायूं को जमुना नदी में डूबने से बचाया था। अब इस कहानी के बारे में तो हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि अब हम सुना सकते हैं कार्यक्रम में गीत सुना सकते हैं। अजनबी से बन के करो ना किनारा, अजनबी से बन के करो ना किनारा, खुदारा इधर भी देखो इधर भी खुदारा। आपका तो दिल है दीवाना बेचारा, आपका तो दिल इशारा न समझेगा ये नजर का इशारा, अजनबी से बन के। चल रही हो क्यों मेरी राह में, हम ना पड़ेंगे नजरों की चाह में, फिर चल रही हो क्यों मेरी राह में, बेखुदी में हमको मौसम ने था पुकारा, अजनबी से बन के करो ना किनारा, खुदारा इधर भी देखो इधर भी खुदारा। आपका तो दिल है दीवाना बेचारा, इशारा न समझेगा ये नजर का इशारा, अजनबी से बन के। दिल है ऐसी भी चाल क्या, दिल है तुम्हारा हम
चाल क्या, दिल है तुम्हारा हम जाने हाल क्या। हो देखिए नजर में अफसाना है हमारा, अजनबी से बन के करो ना किनारा, खुदारा इधर भी देखो इधर भी खुदारा। आपका तो दिल है दीवाना बेचारा, इशारा न समझेगा ये नजर का इशारा, अजनबी से बन के। तो अजनबी तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, और खासतौर पर जब हम यात्रा के लिए निकलते हैं तो किसी से, अजनबियों से तो बहुत कुछ भी नहीं लेना चाहिए, तब अजनबी से बन के किनारा कर लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल अजनबी बन जाना चाहिए फिर। हाँ। क्योंकि ना हमें पता नहीं होता ना, देखिए जरूरी नहीं कि हर कोई ऐसा हो। हाँ। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है ना कि कुछ ऐसा हम कुछ खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारी परेशानी हो सकती है, तो हमें उस चीज को हम ऐसा काम ही क्यों करें, फिर हम जो परेशान हो जिसकी वजह से। पहले क्या कहा करते थे ना, जब हम यात्रा के लिए निकलते थे तो जो भी बड़े होते थे घर के, वो कहा करते थे कि भाई एक तो गाड़ी से हाथ बाहर ना निकालना, और दूसरा किसी भी अजनबी से कुछ खाने की चीज मत खाना। तो फिर बीच का माहौल ऐसा हुआ कि सब एक दूसरे पर भरोसा बहुत ज्यादा रहा, और इस तरह की घटनाएं कम होती गई, तो सब एक दूसरे से बड़ी अच्छे से दोस्ती करने लगे। तो दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है, पर फिर भी जांच परख के ही कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन। सतर्कता बहुत जरूरी है, सावधान रहना बहुत जरूरी है जी। और इसी को लेके बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स भी आए, बहुत सारी बातें कही हैं, श्रोताओं ने अपने अनुभव बताएं। तो एक श्रोता का अनुभव लेते हैं। तो कहते हैं कि हल्की फुल्की बातें, यात्रा के मजेदार अनुभव तो बहुत से रहे। एक बार हम कहीं जा रहे थे, लेकिन हमें ये बहुत जल्दी थी कि ट्रेन ना छूट जाए। हाँ। और इसी हड़बड़ी के कारण एक प्लेटफॉर्म से शायद 2 ट्रेन आ रही थी, तो हम कंफ्यूज हो गए और हम गलत ट्रेन में चढ़ गए। और गलत ट्रेन में चढ़ने के नतीजा ये हुआ कि ट्रेन में हम सबसे डांट खाए, और वो ट्रेन गया जा रही थी, पर हमें कहीं और जाना था। तो शुक्र है कि गया में हमारे को रिश्तेदार रहते हैं, वहां हम उतरे तो चले गए, मतलब पूरा वहां तक, और वहां रात बिताई उन्होंने, तब जाकर सुबह दूसरी ट्रेन में चले। तो ऐसा अनुभव रहा है उनके साथ में। तो टिकट वगैरह का क्या किए, पूरा बताना चाहिए था। खैर किस तरीके से वो परेशान भी होंगे सच में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम 5 दोस्त खंडवा से जोधपुर, जैसलमेर और नाथद्वारा की शानदार यात्रा पर निकले थे। पूरा सफर मौज मस्ती से भरा था, लेकिन असली रोमांच तो वापसी के वक्त शुरू हुआ। वापसी में हमारी ट्रेन रतलाम रुकी। पांचों मस्ती के मूड में थे, तो सोचे कि शहर का मशहूर खाना चखा जाए। ट्रेन से उतर के पास के एक होटल में खाना पैक कराने चले गए। तभी दोस्तों ने कहा तुम लोग खाना लो, हम जाकर सीट रोकते हैं। जब हम खाना पैक करवा कर वापस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो नजारा देखने लायक था। ट्रेन हमारी आंखों के सामने रफ्तार पकड़ चुकी थी और हम बेबसी से उसे जाते देख रहे थे। एक हाथ में खाने के पैकेट, दूसरे में छूटती ट्रेन का अफसोस। हमने हार नहीं मानी और तुरंत बस पकड़कर इंदौर के लिए रवाना हुए। किस्मत ने साथ दिया और इंदौर में हम सब दोस्त फिर से एक साथ हो गए। वहां से हम वापस अपने शहर खंडवा पहुंचे। वो भाग दौड़, वो डर और फिर सबका मिल जाना, ये हमारी यात्रा का सबसे मजेदार हिस्सा बन गया, जिसे हम आज भी याद करके खूब हंसते हैं। इनको तो ट्रेन मिल गई, किसी तरह से इन्होंने जुगत लगाई और ट्रेन और अपना खाना पीना भी मिल गया, खाना पीना भी खाया और ट्रेन भी मिल गई इनको। तो एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरी यात्रा बहुत ही शानदार है। जब भी हम दिल्ली से अपने शहर जाते हैं तो हम हमेशा ट्रेन से ही सफर करते हैं। हम रात में बैठते हैं और सुबह सुबह अपने घर पहुंच जाते हैं, और सुबह का नजारा देखने लायक होता है। उगता हुआ सूरज, लहलहाते खेत, पहाड़, नदियां, ये सब देख के मन प्रसन्न हो जाता है। तो एक अपना एक अनुभव बता देती हूँ, जो मतलब ट्रेन में जाते हुआ कि एक फैमिली चढ़ी ट्रेन में, हमारे सामने जो बर्थ पे बैठे थे, तो 7-8 लोग थे उनकी फैमिली में। तो वो उनके जो उनकी दादी थी, तो वो उन्होंने बहुत सारे सेब निकाले, और सब मैंने कहा सेब तो निकाले नहीं, लेकिन ऐसे देंगी कि काटेंगी, क्या करेंगी। लेकिन उनके पास उनका चाकू नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी साड़ी में सेफ्टी पिन निकाली और उन्होंने सेफ्टी पिन से उसके फाके निकाली हैं सेब की। कलाकारी है, बहुत देर तक वो ये चीज करती रही। हमने कहा बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने धोया उसको अच्छी तरीके से, फिर सबको दिया। तो कलाकारी, ऐसी कलाकारी भी देखने मिल जाती है कई बार यात्रा में। और यात्रा के मजेदार अनुभव यादों के पिटारे की सबसे कीमती चीजें होती है, ऐसा हमारे एक साथी लिख रहे हैं। अलाव के पास ब्रेड बटर सैंडविच की हल्की फुल्की बातें, अचानक से ट्रैफिक में फंसकर ड्राइवर से गुफ्तगू, या फिर अनजान शहर की गलियों में खोकर नए दोस्त बनाना, ये अनुभव ही जिंदगी को रंगीन बनाते हैं। ऐसी यादें हमारे चेहरों पर मुस्कान लाती है। मजेदार पल वो बताने की अचानक कभी कभी जब योजना बन जाती है कि कहीं चलो चलते हैं, तो हर मोड़ पर एक नई कहानी इंतजार करती है। अनोखा खान पान होता है, कहने के जहां जाते हैं वहां कुछ ना कुछ खाने मिल जाता है, अलग अलग संस्कृति का स्वाद चखते हैं।
हॉस्टल का सामुदायिक जीवन, अकेले यात्रा करते समय हॉस्टल में रुकते हैं तो अलग अलग देश के लोगों से मुलाकात होती, बातचीत का मौका मिलता है। प्रकृति के करीब जाते हैं तो कैंपिंग करें या फिर तारों भरी रात के नीचे अगर बैठते हैं दोस्तों के साथ तो भी आनंद आता है। रेल की यात्रा के लिए कह रहे हैं कि खिड़की के पास बैठकर उगते सूरज की सुनहरी किरणें, हरे भरे खेत और बदलते नजारे देखना, और सुबह की चाय के साथ पहाड़ों का नजारा, कैंपिंग में टेंट और तिरपाल लगाने की कोशिशें, दोस्तों के साथ पैदल चलना, मस्ती भरे पल, यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव ही हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देते हैं। बिल्कुल, हर जगह एक नई कहानी मिलती है जी। देखो तो सबको, अगर आप ध्यान से देखें, बैठे बस एक जगह बैठ के ट्रेन में आप देखते रहिए, मतलब इतना अच्छा एंटरटेनमेंट होता है ना कि लगता है कि हम और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। फोन एक साइड में, मतलब फोन तो आप उठा ही नहीं सकते ट्रेन में बैठ के, आप बस आप अपने चारों तरफ देखते रहिए, बहुत अच्छा लगता है, नई नई चीजें मिलती है देखने के लिए। और यात्रा का असली अनुभव ट्रेन की यात्रा में ही होता है, या बस की यात्रा में तो बड़ा मुश्किल सा होता है क्योंकि कभी कहीं मुड़ रही है, कुछ हो रही है। ट्रेन में आप बैठ जाते हैं और आप शांति से बैठ जाते हैं, आपको कुछ चिंता नहीं होती है और आसपास देखते हैं। अगर आपको जो भी सामने वाला अगर अच्छा लग रहा है, सामने वाले लोगों से बातचीत हो गई तो अलग बात है, या फिर आप अपनी किताब लेकर बैठ जाइए, गाना आप लगाकर बैठ सकते हैं। बस हेडफोन ना हो तो गाना ना लगाएं, तो चित्रा रहता था सभी के लिए, तो वो एक बल्कि मैं तो कहूँगी आप फोन को एक साइड में रख दीजिए, क्योंकि फोन से थोड़े समय के लिए आपको इससे रहेगा ना, फोन से भी थोड़े समय के लिए छुटकारा मिलेगा, साथ ही आप बाकी आप दुनिया में किस तरीके से लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनका रहन सहन, मतलब ट्रेन एक समझ लीजिए एक छोटा सा एक गाँव समझ लीजिए उसे। तो सब अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग डिब्बे में अलग अलग तरीके की चीजें दिख रही होती हैं। आप जिस उसमें बैठेंगे, आप देखिए हर जगह हर सीट पे अलग अलग तरीके के लोग बैठे होंगे और बातें कर रहे होंगे, कोई खाना अपना फैला के बैठा होगा, ये सब चीजें रहती हैं। और अगर आप कलाकार हो तो ड्राइंग बना सकते हैं उनकी, अगर आप कहानीकार हो तो आपको इतने सारे पात्र एक ही जगह पर मिल जाते हैं। बिल्कुल, एक अच्छा खासा कह सकते हैं कि यादों का पिटारा तो तैयार होता ही, साथ ही साथ बहुत सारी चीजें और आप लेकर आते हैं। बिल्कुल, जो आपके अनुभव भी आपके साथ बढ़ते जाते हैं। जी, तो एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि हमने कुछ समय पहले उत्तराखंड और हिमाचल हम घूमने गए थे अपने परिवार के साथ में। वहां नैनी झील में बोटिंग करते हुए वहां चारों ओर के प्राकृतिक दृश्यों को देखना बहुत अद्भुत था। परिवार ने वहां के स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया और तल्ली ताल से मॉल रोड तक पैदल खरीदारी करी। हिमाचल की यात्रा में हम बहुत से लड़के लड़कियों से मिले जो बाइक पर ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे और उनकी बाइक सामानों से लदी हुई थी। उन्होंने हमारे साथ देर तक बातचीत की और अपने अनुभव साझा किए, तो एक उनको अलग ही अनुभव भी मिला कि किस तरह से वो कर सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं। और साथ ही बहुत सारे इन्होंने अपने अनुभव लिख रखे हैं। एक है, इन्होंने लिखा है कि हम 2 सखियां अपने परिवार के साथ मिलकर उत्तराखंड की यात्रा करने गए थे। दोनों की माताओं से कड़क रोटी नहीं खाते बन रही थी और होटल वाले से कहने के बाद भी उसने ध्यान नहीं दिया, तो इत्तेफाक से दरवाजे पर एक कुत्ता आकर बैठ गया। एक रोटी उसे देते हुए कहा, ये रोटी इतनी कड़क है कि वो कुत्ता भी नहीं खाएगा। और ऐसा ही हुआ, या शायद कुत्ते का पेट भरा हुआ होगा, वो सूंघकर चला गया और हम सबको बहुत जोर से हंसी आ गई, हम शर्मिंदा भी हुए और नरम रोटियां लाकर माताओं को खिलाई। और ये जब हम सब बैठे हुए उसे याद करें तो भी हम उसे याद करके हंसते हैं। ऐसा हो जाता है कई बार, जो बोला जाता है वो हो जाता है और कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। हमारे एक साथी ने छत्रपति संभाजी नगर से ट्रेन की यात्रा से हैदराबाद गए, फिर वहां से शैलम ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन दर्शन किया उन्होंने, फिर साक्षी गणपति के दर्शन किए और उसके बाद मल्लिकार्जुन डैम देख के रात को हैदराबाद पहुंचे और बहुत गर्मी थी और वहां पर उन्होंने अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाया। तो जन्मदिन मनाया होगा तो जश्न हुआ होगा, कुछ गाना वाना तो चला ही होगा। और क्या तो गाना हम लोग भी सुन लेते मनाते हैं अपने लिए। जानू जानू री काहे ठन के है तोरा कंगना, जानू जानू री काहे ठन के है तोरा कंगना। मैं भी जानू री छुप के कौन आया तोर अंगना, अरे जानू री छुप के कौन आया तोर अंगना। मैं भी जानू री
तो इस तरह से जब बातें होती हैं अलग अलग यात्राओं के दौरान तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन व्यवहार का भी बड़ा महत्व है। बिल्कुल, और व्यवहार को लेकर भी हमारे श्रोताओं ने बहुत कुछ कहा है, तो लेते हैं। एक हमारे श्रोता जो कहते हैं कि किसी का भरोसा शब्दों से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से बनता है। जब हम सच बोलते हैं, हम अपने वादे निभाते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं, तभी दिलों में जगह बनती है। विश्वास एक ऐसा रिश्ता है जो धीरे धीरे बनता है और एक पल में टूट भी सकता है। अच्छा व्यवहार ही सच्चे विश्वास की नींव है। और हमारे एक साथी ने यात्रा के बारे में लिखा है कि एक किस्सा हुआ, जब उदयपुर घूमकर वो आ रहे थे, घर आ रहे थे, तो आते समय थोड़ी दिक्कत हुई, तो शायद बाहर के खाने से तो उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो उन्होंने कहा कि घर पे जाकर खाएंगे। पर हमारे साथ जो बैठे थे उन्होंने सुन लिया, तो वो अपने घर से खाना लाए थे, तो उन्होंने बहुत मना करने पे भी हमें खाना दिया। सिके हुए मुरमुरे थे, दवाई थी और दवाई भी उन्होंने दी। तो इतने अच्छे लोग भी होते हैं, हमारा सफर इतना अच्छा कटा। तो वाकई सब तरह के लोग होते हैं, व्यवहार से ही जैसे कहते हैं कि दिल जीत सकते हैं, तो उन्होंने व्यवहार से इनका इस तरह से दिल जीता कि वो आज भी याद करें। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि प्लेन से बादल देखने का नजारा अद्भुत होता है वाकई। और एक साथी कह रहे हैं कि भाई बस ट्रेन से ही यात्रा नहीं होती है, ट्रक, साइकिल, जहाज और पैदल यात्रा भी तो हुआ करती है। हर तरह से और उनके अनुभव तो अगर आप उनके अनुभव साझा करते तो आज शामिल होता ना, हमें क्या पता ऐसी यात्राओं के बारे में। हमने पैदल यात्रा हम तो आपके अनुभव सुना रहे हैं। जी, और साइकिल की यात्रा भी हमने छोटी मोटी की है। ट्रक में तो हम कभी नहीं गए। आप बताइएगा, अगली बार कभी ऐसा मौका लगे तो जरूर बताइएगा। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता हैं जो कहते हैं कि जब आप किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ आपकी भाषा नहीं चलती, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूक कलाकार बन जाते हैं। प्यास लगी है तो हाथ से गिलास बनाना, और अगर गलती से कुछ तीखा खा लिया तो बिना आवाज के जो चेहरे के भाव बनते हैं वो किसी कॉमेडी फिल्म के कम नहीं होते। सामने वाला आपकी मदद तो करता है, लेकिन आपकी एक्टिंग पर मनी मन मुस्कुराता जरूर है। यह है मेरा अनुभव। और कई बार वापस घर आने के बाद भी हम लोग बहुत लंबे समय तक ऐसे सोचते हैं कि सामने वाला हमारी बात नहीं समझेगा, तो वो ज्यादा अनोखा अनुभव हो जाता है। हमारे एक साथी ने व्यवहार के बारे में लिखा है कि सफलता बहुत ही तुरंत होती है, सीखने, अनुकूलन करने, दृढ़ता के वर्षों के दौरान बनाया जाता है। गजल आला की कॉर्पोरेट ट्रेनर से एक प्रसिद्ध उद्यमी बनने तक की यात्रा में इनोवेशन के लिए दृढ़ संकल्प, दृष्टि और गहरी जड़ों के जुनून को दर्शाया गया है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि व्यवहार से जीते विश्वास, ये तो बहुत ही अच्छी बात ही नहीं अपितु स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है। किंतु जिस तरह से एक हाथ की पांचों उंगलियां समान नहीं होती, इसी प्रकार से व्यवहार कुशल होना भी सबके बस की बात नहीं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि व्यवहार कुशलता प्राप्त नहीं की जा सकती। दरअसल यह अभ्यास परक है और उस अभ्यास के चलते उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है। और व्यवहार कुशलता से ही विश्वास जताया जा सकता है, क्योंकि विश्वास प्राप्त ही भरोसेमंद हुआ करते हैं। बिल्कुल। और एक कुछ होता है जो लिखते हैं कि इंसान मात्र से ही गलत आचरण कभी हो जाता है, और किसी के मन में कुछ अशांति चल रही है तो वो ना चाहते हुए भी कभी कोई किसी के साथ में गलत आचरण कर देता है। जो समझदार होगा वो फिर गलत आचरण करने वाले पर कुछ सहानुभूति रखता होगा, तो वो चुपचाप सुन लेगा उस समय, क्योंकि उसे मालूम है कि गलत का आचरण करने वाला बाद में सॉरी बोल देगा। और अभी हम एक गीत सुनवा दें। बिल्कुल। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। तो न चाहते हुए भी हमें तो अभी जाना पड़ेगा। और स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली
कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली